तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी अक्टूबर 2023 में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने किसे मानद डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया? तो आंसर होगा सामिया सुलूहू हसन। आप जानते हो ये कौन है? ये तंजानिया देश की प्रेसिडेंट है, नाम है सामिया सुलूहू हसन, और इन्हीं को अभी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है। क्यों किया? तो भारत तंजानिया के संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए इनको ये सम्मान मिला है। और आप यूं भी कह सकते हो कि किसी विदेशी देश में मिलने वाला उनके लिए ये पहला पुरस्कार है। मतलब उनके लिए तो हम विदेशी हो गए ना। हमने कई बार इस तरह के प्रश्न पढ़े कि हमारे कभी किसी नेता को, किसी अभिनेता को किसी यूनिवर्सिटी ने वो सम्मान दिया, ये सम्मान दिया, लेकिन इस बार हम पढ़ रहे हैं कि हमारी ही यूनिवर्सिटी ने किसी और देश के प्रेसिडेंट को ये सम्मान दिया है। तो ये आप ध्यान रखना। और किस देश के प्रेसिडेंट है, देखो यहाँ पे तंजानिया के स्टैटिक भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पहले मैं आपको तंजानिया भी दिखा दूं मैप में और उसके स्टैटिक भी बता दूं। ये रहा मैप में तंजानिया, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है ये, जिसकी कैपिटल होती है डोडोमा, करेंसी है तंजानियन शिलिंग, और प्रेसिडेंट यही है सामिया सुलूहू हसन। अगला प्रश्न देखिए, और इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क करना है इसको। प्रश्न पूछ रहा है अभी हाल ही में किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है? तो आंसर होगा माइकल डगलस को। हॉलीवुड एक्टर है माइकल डगलस, जिनको अभी 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रतिष्ठित सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दूं, इन्हें इससे पहले 1987 में एक नाटक था इनका वॉल स्ट्रीट नाम से, उसके लिए बेस्ट एक्टर का ऑस्कर अवार्ड मिला था। अभी 2009 में अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था इनको, और अब हम देंगे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अच्छा, एक प्रश्न आपसे पूछता हूं जो एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि सत्यजीत रे की पहली फिल्म का नाम क्या था जिसके वो निर्देशक थे? तो आंसर होगा पथेर पांचाली। ये प्रश्न जरूर याद रखना, ये एक बार एग्जाम में पूछा गया था। और ये जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है ये हर साल कहाँ पे होता है? तो हर साल ये यही होता है। इस बार इसका कौन सा संस्करण होगा? 54वां संस्करण होगा, और वहीं पे इनको ये सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। याद रखना नाम, माइकल डगलस को। अगला प्रश्न है अभी हाल में किसे सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा शिव शंकरी को। अच्छा, वैसे ये प्रश्न हम पहले पढ़ चुके हैं जब इसकी घोषणा हुई थी, और उसके बाद कई बार मैं आपको रिवाइज करा चुका हूं, तो वैसे तो आपको ये याद होगा, लेकिन अभी एक्चुअली में ये दे दिया गया। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको करा रहा हूं। शिव शंकरी ये तमिल लेखक हैं, और अभी उन्हें उनके उपन्यास जिसका नाम है सूर्यवंशम, तो उसके लिए अभी इनको 2022 का सरस्वती सम्मान मिला है। कौन से नंबर का? 32वां सरस्वती सम्मान मिला है शिव शंकरी को। बात करें ये सम्मान देता कौन है, तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। पुरस्कार के रूप में 15 लाख रुपए की राशि मिलती है। पहली बार ये 1991 में दिया गया था, और पहली बार किसे दिया गया था? हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया था। बाकी ये ऑप्शन भी मैंने इंपॉर्टेंट रखे हैं यहाँ पे कि डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, इनको अभी 2022 के लिए ही 32वां व्यास सम्मान मिला था इनके उपन्यास पागलखाना के लिए। बॉम्बे जयश्री संगीत कलानिधि पुरस्कार मिला था, कर्नाटक की गायक है ये। और दामोदर मौजो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 57 नंबर का, और इससे पहले 56वां मिला था नीलमणि फूकन को। आपको याद होगा अभी इनका निधन हो गया। अच्छा, ज्ञानपीठ पुरस्कार से एक स्टैटिक प्रश्न मुझे याद आता है कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है ये कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो याद रखना, मैं अभी तो बता रहा हूं आपको, ये टोटल 23 भाषाओं में दिया जाता है। एक तो आपकी 8वीं अनुसूची वाली जो 22 भाषाएं होंगी वो, और एक अंग्रेजी और जोड़ लो। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछे कि बताओ साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो वो 24 भाषाओं में दिया जाता है। एक तो 8वीं अनुसूची वाली वो 22 भाषाएं, एक अंग्रेजी हो गई और एक राजस्थानी भी हो गई। ये तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला कौन सा बन गया? तो आंसर होगा बरेली। तो उत्तर प्रदेश का ये एक जिला है बरेली, और वे अभी अपने सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला बन गया है। तो अब स्मार्ट क्लास होने से बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ेगी और उन्हें आधुनिक शिक्षा का अनुभव भी मिल सकेगा। फिर अगला प्रश्न है अभी हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला नंबरलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो आंसर होगा एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक ये भारत का पहला बैंक बन गया है जिसने बिना नंबर वाला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, और इसके लिए इसने समझौता किया किसके साथ? एक भारत की फिनटेक कंपनी है फाइब, उसके साथ। तो बिना नंबर वाला क्रेडिट कार्ड ये भारत में अपनी तरह का पहला कार्ड होगा।
इससे क्या होगा, इससे फायदा ये होगा, इससे सिक्योरिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि ना तो उसमें कार्ड नंबर दिखेगा, ना जो उस कार्ड की एंड डेट होती है वो दिखेगी, ना CVV नंबर दिखेगा। अच्छा, एक स्टैटिक और बड़ा प्यारा प्रश्न बन सकता है, भाई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आपके पास होगा तो उसमें पीछे जो CVV नंबर होता है, सबने इस्तेमाल किया होगा, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? बनाना देखो प्यारा प्रश्न, एग्जाम में भी बन सकता है। तो फुल फॉर्म ध्यान रखना, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। और ये कितने डिजिट की संख्या होती है? तो ये तो आपको पता होगा, 3 डिजिट की संख्या होती है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत के घरेलू भुगतान नेटवर्क का नाम क्या है, तो आंसर होगा रुपे। देखो, एक्सिस बैंक की बात करें तो स्थापना होती है 1993 में, मुंबई में हेडक्वार्टर है। MD CEO इसके अमिताभ चौधरी हैं और इसका टैगलाइन होता है बढ़ती का नाम जिंदगी। चलो फिर बताओ, अभी उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर, सोलर सिटी, ये कौन सा बनेगा? तो आंसर होगा अयोध्या। और अयोध्या में आप जानते हो यहाँ पे राम मंदिर भी बन रहा है। तो अब उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या को अपना पहला सोलर सिटी बनाने पर काम शुरू कर दिया है। और यहाँ पे कहा इन्होंने कि राम मंदिर बनने के पहले पहले हम इसे सोलर सिटी बना देंगे। सोलर सिटी हम कई बार पढ़ते हैं, क्या मतलब हो गया इसका? सिंपल सा एक लाइन में मतलब हो गया कि वहां पे जो लाइट होगी, जो बिजली होगी, वो कहाँ से आएगी? वो सोलर से आएगी। मतलब सूर्य की एनर्जी होगी और वो सूर्य की एनर्जी को हमारे जो सोलर पैनल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मतलब वहां पे जो बिजली का हम यूज करेंगे, चाहे स्ट्रीट लाइट्स में, चाहे किसी में भी हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करेंगे, तो जो वो इलेक्ट्रिसिटी है वो सोलर से आएगी, सोलर प्लांट से, तभी उसे कहेंगे सोलर सिटी। फिर बताइए, आयुर्वेद दिवस 2023 की थीम क्या है? तो आंसर होगा एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद, यानी कि आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। तो अभी हमारे जो आयुष मंत्री हैं कौन? सर्बानंदा सोनोवाल। उन्होंने कहा कि इस बार जो 8वां आयुर्वेद दिवस है यह हम 10 नवंबर को मनाएंगे। वैसे आप जानते हो धनतेरस वाले दिन हम मनाते हैं आयुर्वेद दिवस के रूप में, तो इस बार ये 10 नवंबर को होगा। और इस बार की थीम डिसाइड कर दी गई है, तो बेसिकली थीम के लिए ये प्रश्न है। तो थीम क्या होगी? आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 10 अक्टूबर को। तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ये हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम क्या है? मेंटल हेल्थ इज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। और एक वर्ल्ड हेल्थ डे होता है, वो हम 7 अप्रैल को मनाते हैं। अच्छा, एक प्रश्न मेरा आपसे रहेगा कि कौन से नंबर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो हेल्थ की बात करता है, गुड हेल्थ की बात करता है? कौन से नंबर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है? भाई आपको बताया ना 17 है टोटल, 2030 तक पूरा करना है। लेकिन आपके एग्जाम में इसी तरह से प्रश्न आ रहे हैं कि आपको एक लाइन दे देगा और पूछेगा कि ये कौन से नंबर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। और एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि अगर कोई पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर मैंने ट्रिकी वीडियो बना दिया है। अगर एक बार सिर्फ उस वीडियो को आप देख लेंगे तो सारे आपको गोल्स याद हो जाएंगे आपके एग्जाम तक। 2030 तक याद रखने हैं भाई, ये वैसे तो आपको आपके एग्जाम तक याद रखने हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि 2030 तक तो ये सेम ही रहने वाले हैं, तो इनको याद करके रखो। बहुत आसान कर दिया इनको याद करना, पर वीडियो तो आप ही को देखना पड़ेगा ना। और इसके अलावा नोबेल पुरस्कारों की ट्रिक भी मैंने बना दी है, जिस भी स्टूडेंट ने देखी आप सबको पसंद आई है, थैंक यू वेरी मच, आपको मेरी मेहनत पसंद आई। और जिन्होंने नहीं देखी है देख लीजिएगा। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 11 अक्टूबर को। तो हर साल 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य है बेटियों के महत्व को समझना और उनके सामने आने वाली चुनौतियों और उनके अधिकारों के संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करना। और थीम है इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट, आवर लीडरशिप, आवर वेल बीइंग। अच्छा देखो, ये तो हो गया अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे। एक राष्ट्रीय बालिका दिवस भी होता है, वो हम 24 जनवरी को मनाते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है, तो वो 8 मार्च को होता है। और राष्ट्रीय महिला दिवस ये 13 फरवरी को होता है, सरोजिनी नायडू जी की जयंती होती है उस दिन। और इसी दिन एक और डे मनाते हैं हम, वर्ल्ड रेडियो डे। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब होता है, इंटरनेशनल एजुकेशन डे? तो वो होता है 24 जनवरी को ही, जिस दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस होता है, ये जरूर याद रखना। और अगर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पूछेंगे तो 11 नवंबर को मनाया जाता है वो। उस दिन किसकी जयंती होती है? स्वतंत्र भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री थे हमारे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, उनकी जयंती को। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 12 अक्टूबर को। तो हर साल अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को हम वर्ल्ड साइट डे के रूप में मनाते हैं, और इस बार ये हमने 12 अक्टूबर को मनाया है। थीम क्या है? लव्स योर आईज एट वर्क।
यानी काम करते समय अपनी आंखों से प्यार करें। अगला प्रश्न क्या है, अभी हाल ही में विश्व गठिया दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 12 अक्टूबर को। हर साल हम 12 अक्टूबर को मनाते हैं ये विश्व गठिया दिवस, यानी कि वर्ल्ड आर्थराइटिस डे। उद्देश्य क्या है? गठिया रोग और इसके प्रभाव और इसके लक्षणों और उपचार के बारे में जागरूकता फैलाना। और इस बार की थीम है लिविंग विद एन आरएमडी एट ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ। यहाँ पे आरएमडी का भी मतलब है रियूमेटिक एंड मस्कुलोस्केलेटन डिजीज। पहली बार हमने इस दिन को 1996 में मनाया। गठिया रोग क्या है? तो ये एक प्रकार की सूजन है और जोड़ों के दर्द के साथ आने वाली एक बीमारी है। तो ये उम्र के साथ साथ आपको देखने को मिलेगी इंसानों में, जिससे जॉइंट्स में दिक्कत होने लग जाती है, चलने फिरने में, चढ़ने उतरने में दिक्कत आती है। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में टेनिस चाइना ओपन का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा ईगा स्विटेक ने। अच्छा, ईगा स्विटेक से भी आपको कुछ याद आ रहा होगा, अभी इन्फोसिस ने इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। एक्चुअली में 2 टेनिस प्लेयर को बनाया था, दूसरे का नाम आप बताओ। एक तो ईगा स्विटेक है और ये कहाँ की है? ये पोलैंड की टेनिस प्लेयर है और अभी इन्होंने ही टेनिस चाइना ओपन का खिताब जीत लिया वुमेन्स कैटेगरी में। इन्होंने फाइनल में हराया रशिया की प्लेयर हैं ल्यूडमिला। वहीं अगर मेंस कैटेगरी में बात करें तो विजेता रहे इटली के टेनिस प्लेयर जिनका नाम है जेनिक पापी, और इन्होंने हराया है रशिया के डैनियल मेदवेदेव को। फिर बताइए, अभी हाल ही में BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप में भारत के आयुष शेट्टी ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर होगा ब्रोंज मेडल। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2023 की। कहाँ पे हुई है? अमेरिका के स्पोकेन में। और यहाँ पर भारत के जो बैडमिंटन प्लेयर हैं आयुष शेट्टी, इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है, जबकि गोल्ड जीता अलवी फरहान ने। ये इंडोनेशिया के बैडमिंटन प्लेयर हैं। और आप कह सकते हो इस चैंपियनशिप में पदक लाने वाले, मेडल लाने वाले आयुष शेट्टी ये 10वें भारतीय बन गए हैं। या फिर मैं यूं कह दूं कि जूनियर बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप के इतिहास में ये भारत का 11वां पदक है। अब आप थोड़े से कंफ्यूज भी हो गए होंगे, मैं कह रहा हूं कि एक बार तो कि ये 10वें भारतीय बन गए हैं पदक लाने वाले, और मैं यूं कह रहा हूं ये पदक 11वां है। तो आपके कंफ्यूजन को दूर करता हूं। पहले मैं आपको ये बता दूं, आज तक के इतिहास में इस चैंपियनशिप में हमारे पास केवल एक ही गोल्ड आया। जो 11 मेडल मैंने बोला ना, उसमें से केवल एक ही गोल्ड है हमारे पास, वो भी 2008 में आया था। कौन लाई थी? साइना नेहवाल लाई थी। वैसे साइना नेहवाल ने इससे पहले 2006 में सिल्वर भी जीता था। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, ये 10वें व्यक्ति बने हैं और मेडल ये हमारा 11वां है, क्योंकि साइना नेहवाल 2 बार खेली थी। अच्छा, बैडमिंटन की बात है तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर, ध्यान रखना, कुआलालंपुर मलेशिया में है। अब जैसे फिर बताइए कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? तो आंसर होगा रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा ये आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। कितनी सेंचुरी लगाई? 7। और इसी के साथ ये विश्व कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय भी बन गए हैं। मतलब सबसे ज्यादा भी इन्होंने, पूरी दुनिया में अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा शतक इन्होंने लगाए, वर्ल्ड कप में बात कर रहे हैं। और अगर भारतीयों में बात करेंगे तो सबसे तेज शतक भी इन्होंने लगाया है। कैसे? इन्होंने केवल 63 गेंदों में शतक लगा दिया। इससे पहले यह रिकॉर्ड कपिल देव के नाम था। उन्होंने 1983 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 72 गेंदों में शतक लगाया था। और प्रश्न में हमने क्या पढ़ा, ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा जानकारी दी, लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है कि वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा सेंचुरी का रिकॉर्ड किसके नाम हो गया? अब तो आप टेबल से समझ सकते हो, टेबल लेकर के आया हूं मैं आपके लिए। तो आप देखोगे केवल 19 पारियों में इन्होंने 7 शतक लगा दिए हैं। इनसे पहले ये रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था, 6 शतक उन्होंने लगाए थे। और अगर आपसे पूछे कि ये जो रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है ये किस टीम के खिलाफ बनाया है? अफगानिस्तान के खिलाफ। अच्छा, अफगानिस्तान से एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। अभी जो एशियन गेम से संबंधित कुछ फैक्ट्स मैंने आपको कराए थे, वहां से ये प्रश्न पूछ रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। अभी जो एशियन गेम्स हुआ था उसमें बताओ हमारी किस टीम ने अफगानिस्तान की टीम को हरा करके गोल्ड जीता था? किस टीम ने, मतलब किस खेल से जुड़ी हुई वो टीम थी? कि हॉकी की टीम थी, कि क्रिकेट की टीम थी, कि कबड्डी की टीम थी, और महिला टीम थी या पुरुष टीम थी जिसने अफगानिस्तान को हरा करके गोल्ड जीता था? ये मेरा प्रश्न है आपसे। मतलब प्रश्न तो सिंपल सा ही है, लेकिन प्रश्न को इस बार उल्टा करके पूछ लिया गया। अब देखते हैं किस किस का दिमाग चलता है। और मैंने अभी कल ही की क्लास में आपको बताया है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। और आपको याद होगा अभी इसी वर्ल्ड कप में हमने पढ़ा था कि सबसे तेज 1000 रन का आंकड़ा पार करने का रिकॉर्ड बनाया है किसने? डेविड वार्नर ने। ऑस्ट्रेलिया के ये प्लेयर है, उन्होंने भारत के खिलाफ ये कारनामा किया था। तो एक बार कुछ पॉइंट्स हम देखते हैं। आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप जो हो रहा है इस बार कहाँ पे? भारत में। और कौन से नंबर का है? 13वां है ये। और इसका एंथम सॉन्ग क्या था? दिल जश्न बोले, जिसको गाया है प्रीतम ने। इसका मैस्कॉट है क्रिप्टोवर्स।
और हमने कहा मैस्कॉट अभी तक हमने कई बार पढ़ा है क्रिप्टोवर्सिस का है, लेकिन अब इसी के अंदर दो इसके जारी कर दिए गए शुभंकर, जिसमें से एक महिला है और एक पुरुष है। जो महिला शुभंकर है उसका नाम रखा है ब्लेज, जो कि रेड कलर की है और एक बॉलर है, और जो पुरुष शुभंकर है उसका नाम रखा है टोंक, वो ब्लू कलर के हैं और वो एक बैट्समैन है। तो एक डीप से डीप जानकारी मैंने आपको दे दी कि कलर कौन सा है, वो क्या है, पुरुष है कि महिला है, तो ध्यान रखना। साथ में फोटो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये लंबे समय तक याद रहे। और इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे शाहरुख खान, जबकि ग्लोबल एम्बेसडर बनाया था सचिन तेंदुलकर को। और क्रिकेट से ही मैं आपको बता दूं, अभी जो एशियन गेम्स हुए थे उसमें पुरुष टीम और महिला टीम दोनों ने गोल्ड जीता है। अब आप मुझे बता दो कि उन दोनों ने किस टीम को हराया था, या मैं पूछ रहा हूं कि उसमें उप विजेता कौन रहा था। फिर बताइए, अभी हाल ही में लॉरियस एम्बेसडर के रूप में किसे सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा नीरज चोपड़ा को। तो नीरज चोपड़ा, जिनका संबंध भाला फेंक से है, जेवलियन थ्रोवर हैं ये, और अभी उन्हें लॉरियस एम्बेसडर के रूप में सम्मानित किया गया। आपको याद हो तो 2022 की बात है ये। नीरज चोपड़ा इन्हें तब यानी कि 2022 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स में ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था। हालांकि मिला नहीं था, लेकिन नॉमिनेट हुए थे ये। पर अभी उन्हें लॉरियस एम्बेसडर के रूप में चुना गया है, सम्मानित किया गया है। लॉरियस की बात करें तो ये एक वैश्विक खेल आधारित चैरिटी है जिसका मुख्य मिशन युवा लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है। और सिंपल सा एक लाइन में याद रखेंगे आप तो कि लॉरियस एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया या सम्मानित किया गया, तो नीरज चोपड़ा को। अभी आपको याद होगा एशियन गेम्स 2022 हुए थे, उसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। उससे पहले जो टोक्यो ओलंपिक 2020 हुए थे उसमें भी नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था, और वहीं पे उन्होंने 7 अगस्त को वो कारनामा किया था। इसीलिए 7 अगस्त को उनके सम्मान में हम भाला फेंक दिवस भी मनाते हैं। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में 100 मीटर श्रेणी में एक नया रिकॉर्ड बनाकर भारत का सबसे तेज धावक कौन बन गया, तो आंसर होगा मणिकांत होबलीधर। तो मणिकांत होबलीधर ये 100 मीटर रेस में भारत के सबसे तेज धावक बन गए हैं। अभी जो कर्नाटक के बंगलुरु में 62वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 हुई, उसमें इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया। इन्होंने मात्र 10.23 सेकंड में 100 मीटर की रेस को पूरा कर लिया, और इस तरह से इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया 10.26 सेकंड का, जो कि 2016 में उड़ीसा के अमिया कुमार मलिक ने बनाया था। तो इनका नाम है मणिकांत होबलीधर। चलिए फिर बताइए, आपसे पूछ रहे अभी भारत को 2 सालों के लिए किसका उपाध्यक्ष बनाया गया, तो आंसर होगा IORA यानी कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। आपको याद होगा अभी हमने पढ़ा भी था कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की 23वीं मंत्री परिषद की बैठक आयोजित हुई कहाँ पे, श्रीलंका के कोलंबो में। और वहां पे जो श्रीलंका है उसको अध्यक्षता इसकी सौंप दी गई है। अब ये इसका अध्यक्ष बन गया है 2023 से लेकर 2025 तक। इससे पहले अध्यक्षता इसकी बांग्लादेश के पास थी, और इसी के साथ भारत को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया है। और साथ में ये भी ध्यान रखना कि 2025 के बाद जब श्रीलंका की अध्यक्षता खत्म हो जाएगी, उसके बाद 2025 से लेकर 2027 तक भारत इसकी अध्यक्षता संभालेगा। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किसे भेल का निदेशक नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा बानी वर्मा को। भेल मतलब भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो अभी भेल ने बानी वर्मा को अपना डायरेक्टर बनाया है। भेल की बात करें, स्थापना इसकी होती 1964 में, CMD है, तो आंसर होगा नलिन सिंघल। बाकी आप जानते हो अभी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोर्ड के अध्यक्ष बने थे KN शांत कुमार। भारत के प्रवर्तन निदेशालय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के निदेशक बने थे राहुल नवीन, और मास्टर कार्ड इंडिया के चेयरमैन बने थे रजनीश कुमार। फिर बताइए कि साउथ इंडियन बैंक के नए चेयरमैन कौन बन गए, तो आंसर होगा VJ कुरियन। विजय कुरियन ये साउथ इंडियन बैंक के नए चेयरमैन बन गए हैं, और इन्होंने किनका स्थान लिया, सलीम गंगाधरन का। साउथ इंडियन बैंक की बात करें तो स्थापना होती 1929 में, हेडक्वार्टर है त्रिशूर केरल में। अच्छा, त्रिशूर से आपको एक महोत्सव याद आएगा, त्रिशूरपुरम महोत्सव, पढ़ा है हमने कई बार, केरल में मनाया जाता है। वैसे इसका टैगलाइन क्या होता है, एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंक। बाकी अभी याद है आपको ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के MD CEO बने थे संजीव मंत्री, बैंक ऑफ बड़ौदा के MD CEO देवदत्त चंद बने, और बैंक ऑफ इंडिया के MD CEO रजनीश कर्नाटक बने। तो नाम न्यूज में थे, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने लेक लड़की योजना को मंजूरी दी है, तो आंसर होगा महाराष्ट्र ने। तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने लेक लड़की योजना को मंजूरी दी है।
लेक लड़की मतलब होता है प्यारी बेटी। और क्या होगा इस योजना में, तो इस योजना में गरीब परिवारों की जो बेटियां होंगी उनके लिए 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। और ये योजना 1 अप्रैल 2023 के बाद जन्म लेने वाली बेटियों पर लागू होगी। फिर आपसे पूछ रहे अभी किस मंत्रालय ने श्रेष्ठ योजना शुरू की, तो आंसर होगा सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय ने। तो इसे केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय ने शुरू किया और इसे मुख्य रूप से अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया गया है। मतलब इस योजना के तहत अनुसूचित जाति यानी कि SC शेड्यूल्ड कास्ट को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने और सामाजिक आर्थिक प्रगति में उनको आगे लाने के लिए इस योजना को शुरू किया है। श्रेष्ठ योजना इसका नाम है। फुल फॉर्म भी है स्कीम्स फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज। चलो फिर बताओ, हाल ही में अनुसंधान से प्रभाव तक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया, तो आंसर होगा हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। तो अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का भी उद्घाटन किया। कहाँ पे? नई दिल्ली में। और इसकी थीम है अनुसंधान से प्रभाव तक, यानी कि फ्रॉम रिसर्च टू इम्पैक्ट। इसमें जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा व पोषण से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर समक्का सरक्का जनजातीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की, तो आंसर होगा तेलंगाना। एक्चुअली में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तेलंगाना यात्रा पर थे और उसी दौरान उन्होंने जनजातीय विश्वविद्यालय ट्राइबल यूनिवर्सिटी को खोलने की घोषणा की और इसका नाम समक्का सरक्का के नाम पर रखा जाएगा। और ये कौन है? ये स्थानीय आदिवासी समुदाय के बीच पूजनीय माँ बेटी की जोड़ी है। तो इस यूनिवर्सिटी को तेलंगाना के मुलुगु जिले में करीब 900 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। फिर बताइए, अक्टूबर 2023 में 16वां कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन ये कहां पे किया गया, तो आंसर होगा कोच्चि में। कोच्चि कहां है? केरल में। तो कृषि विज्ञान कांग्रेस यानी कि एग्रीकल्चर साइंस कांग्रेस, इस बार ये इसका 16वां संस्करण है। 10 से लेकर 13 अक्टूबर तक ये हुआ। कहाँ पे? केरल के कोच्चि में। और पहली बार इसका आयोजन केरल में किया गया और इसका उद्घाटन किया हमारे मत्स्य पालन व पशुपालन जो मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला ने। और यहाँ पे कृषि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। फिर बताओ, हाल ही में किस राज्य में नीर महल जल महोत्सव का आयोजन किया गया, तो आंसर होगा त्रिपुरा में। तो अभी हाल ही में त्रिपुरा के सिपाही जाला जिले में 3 दिवसीय नीर महल जल महोत्सव का आयोजन किया गया और इसमें 3 दिनों तक कई सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, जिनमें सबसे प्रमुख नौका दौड़ है जो कि रुद्र सागर झील में आयोजित हुई। वैसे आपको बता दूं, त्रिपुरा में ये नीर महल को वाटर पैलेस के नाम से जाना जाता है और ये त्रिपुरा साम्राज्य का एक शाही महल है जिसे 1930 में महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर ने बनवाया था और ये भारत का सबसे बड़ा वाटर पैलेस भी है। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया, स्टेट का एक्वेटिक एनिमल, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगा नदी डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित कर दिया है। और मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार ने तो 2009 में ही गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया था। फिर बताइए, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो आंसर होगा मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन। उत्तर प्रदेश में जो प्रतापगढ़ जिला है, एक्चुअली में अभी वहां पे 3 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं। तीनों में आपको बता दूं, जिसमें से एक तो ये हो गया प्रतापगढ़ जंक्शन, जिसका नाम मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन हो गया। एक अंतु जंक्शन है जिसका नाम मां चंद्रिका देवी धाम अंतु जंक्शन हो गया और एक विश्वनाथ जंक्शन है जिसका नाम शनिदेव धाम विश्वनाथ जंक्शन कर दिया गया। एक्चुअली में ये जो प्रतापगढ़ जिले के 3 जो रेलवे स्टेशन है जिनके नाम बदले गए हैं, तो वो नाम वहाँ के प्रमुख धार्मिक स्थलों के ऊपर रखे गए हैं जो कि प्रतापगढ़ जिले में ही आते हैं। और ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य आप साफ पता कर सकते हो, धार्मिक स्थलों पर पर्यटन को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, एक्सरसाइज भारत NCX 2023 का संबंध किस क्षेत्र से है? साइबर सुरक्षा। तो ये साइबर सुरक्षा अभ्यास है जिसका नाम है एक्सरसाइज भारत NCX 2023 और इसका भी उद्घाटन किया भारत सरकार के जो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं अजय कुमार सूद और इस बार ये इसका दूसरा संस्करण है। तो आप कह सकते हो उसका उद्देश्य क्या है? तो जितने भी सरकारी क्षेत्र के संगठन हैं, संस्थाएं हैं और जितनी भी प्राइवेट एजेंसियां हैं, उन सभी के जो सीनियर मैनेजमेंट हैं या तकनीकी कर्मचारी हैं, उन सभी को साइबर खतरों के बारे में जागरूक करना
और साइबर घटनाओं से निपटने के लिए उन्हें ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षण देना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। अच्छा, तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में इजराइल से भारतीयों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो आंसर होगा ऑपरेशन अजय। तो इजराइल और हमास के बीच जारी भीषण जंग के बीच भारत ने अपने नागरिकों को इजराइल से सुरक्षित निकालने के लिए भी ऑपरेशन अजय शुरू किया है। फिर अगला प्रश्न है कि मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म को कब राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा? तो आंसर होगा 31 अक्टूबर। तो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेरा युवा भारत, या इसे आप अंग्रेजी में माय भारत भी बोलोगे, तो कई बार एग्जाम में हो सकता है माय भारत की फुल फॉर्म आपसे पूछ ले, तो याद रखना मेरा युवा भारत। इसकी स्थापना को भी मंजूरी दे दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। तो क्या है ये एक स्वायत्त निकाय है जो युवाओं के विकास आदि के लिए काम करेगी, और इसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो जयंती है ना अभी 31 अक्टूबर को, तब राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। तो याद रखना ये युवाओं के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा जिसके जरिए युवाओं में नेतृत्व क्षमता को विकसित किया जाएगा और स्किल डेवलपमेंट पर फोकस किया जाएगा। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसे युवा विकास के लिए एक संपूर्ण सरकारी मंच बनाना है। तो ये आप ध्यान रखना, मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं? अभी हाल ही में किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? तो आंसर होगा इन दोनों को, इरकॉन और रिट्स लिमिटेड को। और ये दोनों रेल मंत्रालय के तहत एक केंद्र सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है। इंग्लिश में बोलोगे तो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। और इसका मतलब क्या होता है? तो सिंपल सा समझो, वो कंपनी जिसमें सरकार की हिस्सेदारी या शेयर होल्डिंग या तो 51% या फिर उससे ज्यादा होती है, तो हम उसे कहते हैं केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, जो कि ये दोनों हैं। और अभी इन दोनों को वित्त मंत्रालय ने नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है। और इस तरह से आप कह सकते हो ये जो इरकॉन है ये 15वां नवरत्न कंपनी बना और रिट्स ये भारत का 16वां नवरत्न कंपनी बना है। तो नवरत्न कंपनी का दर्जा शीर्ष प्रदर्शन करने वाले केंद्र सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को दिया जाता है। फुल फॉर्म में आपको दोनों की बता दूं, इरकॉन की फुल फॉर्म होती है इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड, और रिट्स या राइट्स बोल दो, इसकी फुल फॉर्म होती है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड। और एक बार फिर से मैं आपको अपडेट कर दूं कि अभी तक कितनी महारत्न और कितनी नवरत्न कंपनियां हो गई है। तो महारत्न कंपनी आपकी 13 है। 13वें नंबर की बनी थी ऑयल इंडिया लिमिटेड, उससे पहले 12वीं बनी थी REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। और नवरत्न कंपनी में हम देख रहे हैं कि 16वीं नवरत्न कंपनी हो गई है ये राइट्स, और 15वीं बन गई है इरकॉन। उससे पहले 14वें नंबर की बनी थी राष्ट्रीय केमिकल और फर्टिलाइजर, और उससे पहले 13वीं बनी थी ONGC विदेश लिमिटेड। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट और अपडेटेड मैं आपको लिस्ट दे रहा हूं, उसको ध्यान में रखना आप। हम बढ़ते हैं आगे, और ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया। यहां पे हम 2023 की सारी इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स को रिवाइज करने वाले हैं। तो इस प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं? अभी हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो आंसर होगा 111। तो इस बार ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक गिर गई है, क्योंकि 2022 में ये 107वें स्थान पे था भारत, और अभी 2023 में 111वें स्थान पे आ गया है टोटल 125 देशों में से। तो ये जो इंडेक्स है ये विश्व स्तर पर भूख के स्तर का एक वार्षिक मूल्यांकन है। इस इंडेक्स में भारत में भूख का स्तर गंभीर बताया गया है, और इसमें भारत में चाइल्ड वेस्टिंग जो रेट है, मतलब ऊंचाई के हिसाब से कम वजन, ये विश्व में सर्वाधिक है। कितना है? 18.7% है, जो गंभीर कुपोषण को दर्शाता है। अगर आपसे कभी पूछ लो, मान ले एग्जाम में थोड़ा डीप में प्रश्न आ जाए कि बताओ कि इसकी गणना, ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, इसकी कैलकुलेशन, इसकी गणना कितने संकेतकों के आधार पर की जाती है? तो 4 संकेतक होते हैं: कुपोषण, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और बाल मृत्यु दर। ये बिल्कुल डीप में जाके मैंने आपको पॉइंट बता दिया कि इस तरह से प्रश्न बन जाए तो आपको क्या करना है। वैसे आपको रैंकिंग याद रखनी है, 111 हमारी रैंक है, लेकिन हमारे जो पड़ोसी देश है ना, उनकी रैंक अच्छी है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पाकिस्तान की 102 है, बांग्लादेश की 81 है, नेपाल की 69 है, और श्रीलंका की तो 60 है। बताओ। साथ में आपको ये भी याद रखना होगा कि इस इंडेक्स को जारी कौन करता है? तो आयरिश NGO है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और एक जर्मन NGO है जिसका नाम है वेल्ट हंगर हेल्प। अब आप जानना चाहोगे कि इस रैंकिंग में टॉप पर कौन है, मतलब सबसे अच्छी कंडीशन कहां पर है? तो इसमें पहले स्थान पे बेलारूस है, दूसरे पे बोस्निया एंड हर्जेगोविना, ये एक ही देश है, एंड लगा के अलग अलग मत समझना, ये एक ही देश है, बाल्टिक कंट्री है ये। तीसरे स्थान पे चिली है, चौथे पे चाइना और 5वें पे क्रोएशिया है। भारत 111वें स्थान पर है।
अगला प्रश्न है कि अभी अक्टूबर 2023 में 141वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा भारत में। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बैठक ये भी भारत में हुई 14 अक्टूबर 2023 को, जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। भारत में भी कहाँ? मुंबई में। और ये प्रश्न इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ या ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये दूसरी बार है जब भारत इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सत्र की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले भारत 1983 में इसकी मेजबानी कर चुका है, तब उसने यह आयोजन नई दिल्ली में किया था। इस बार मुंबई में हो रहा है। अच्छा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात चल रही है तो एक पॉइंट में यहीं पे आपको बता दूं कि अभी इसने चार्टर के उल्लंघन के लिए रूसी ओलंपिक समिति को निलंबित कर दिया है। ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करें, स्थापना होती है 23 जून 1894 में, इसीलिए तो आप 23 जून को ओलंपिक डे मनाते हो। हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है, अध्यक्ष है थॉमस बक। और इसका जो पहला ओलंपिक है वो कहाँ पे हुआ था? इसकी स्थापना के 2 सालों के बाद हो गया था 1896 में, ग्रीस एथेंस में। और अभी याद है आपको जो समर ओलंपिक है 2024 में, वो 33वें नंबर का है, 33 नंबर का जो होगा पेरिस फ्रांस में। उसके बाद 2028 वाला समर ओलंपिक लॉस एंजल्स में होगा और 2032 वाला ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो ध्यान रखना। ये बढ़ते हैं।